एक गरीब नाविक का बेटा जो बचपन में अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई करता था, वो कैसे भारत का राष्ट्रपति बना और दुनिया उसे आज मिसाइल मैन के नाम से जानती है। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका जीवन हमें सिखाता है कि गरीबी और मुश्किलें रुकावट नहीं बल्कि सफलता का सोर्स होती हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये जिंदगी का मंत्र है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में जन्मे और पले बड़े अब्दुल कलाम जी ने बचपन में ही समझ लिया था कि जिंदगी आसान नहीं होगी। उनका घर बहुत साधारण था। पिता नाव चलाते थे और माँ घर संभालती थी। गरीबी इतनी थी कि पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए छोटे अब्दुल कलाम अखबार बांटते थे, लेकिन दिल में सपना था आसमान को छूने का। रामेश्वरम के मंदिरों और समुद्र किनारों में बैठकर अक्सर सितारों को देखते और सोचते, क्या मैं भी एक दिन इन तारों तक पहुंच पाऊंगा। स्कूल में कलाम साधारण स्टूडेंट थे, लेकिन उनमें एक खासियत थी, सीखने की भूख। अब्दुल कलाम को पक्षियों के उड़ने का तरीका बहुत इंस्पायर करता था। वह अक्सर पक्षियों को उड़ते हुए देखकर सोच में पड़ जाते थे और यही क्यूरियोसिटी उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ ले गई। और इसके लिए उन्होंने मद्रास इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया और उनका सिलेक्शन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में हो गया। लेकिन उनके पास MIT की फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं थे और वह जानते थे कि उनके परिवार के लिए इतनी महंगी फ़ीस भर पाना मुश्किल है। तब उनकी बड़ी बहन आसिम जोहरा आगे आई और उन्हें अपने सोने के गहने बेचकर कलाम की फ़ीस के पैसे दिए, जिससे 1955 में उनका एडमिशन MIT में हो सका। अपनी बहन के इस सेक्रीफाइस का जिक्र कलाम जी ने अपनी बुक विंग्स ऑफ फायर में किया था। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बार अब्दुल कलाम जी की मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई और स्वामी जी ने उनसे कहा, बेटा, जब भगवान ने तुम्हें इस धरती पर भेजा है तो उसका एक उद्देश्य है। असफलता कभी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। और ये शब्द सीधे कलाम जी के दिल में उतर गए। उस दिन के बाद उन्होंने कभी हार मानने की नहीं सोची और साल 1960 में कलाम जी ने DRDO ज्वाइन कर लिया। साइंटिस्ट की हैसियत से अपने करियर की शुरुआत की। यहाँ उनका काम था छोटे छोटे एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करना। DRDO में रहते हुए उन्हें पहली बार स्पेस प्रोग्राम की झलक देखने को मिली। इसी दौरान साल 1963 से 1964 के आसपास में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग और तकनीक सहयोग के लिए नासा भेजा गया। उन्होंने नासा के लिए इंग्लैंड रिसर्च सेंटर, गोल्डन स्पेस फ्लाइट सेंटर और वॉल्प्स फ्लाइट फैसिलिटी का दौरा किया। वहां उन्होंने रॉकेट और स्पेस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली। लेकिन उनका असली सफ़र तब शुरू हुआ जब उन्हें 1969 में इसरो भेजा गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाकर कलाम ने खुद को एक नई दुनिया में पाया। यहाँ का सपना था भारत का अपना रॉकेट, भारत का अपना उपग्रह। उस समय तक भारत दूसरे देशों पर निर्भर था। अगर हमें कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी होती तो अमेरिका या रूस की मदद लेनी पड़ती। कलाम ने तय किया, जब तक भारत का अपना रॉकेट नहीं बनेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। 1970 के दशक में कलाम को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 तैयार करने की। यही उनका जीवन का टर्निंग पॉइंट था। सोचिए, एक गरीब नाविक का बेटा अब पूरे देश की उम्मीदों का भार उठाए हुए है। दिन रात मेहनत, महीनों की तैयारी और हजारों इंजीनियरों की टीम के साथ उन्होंने SLV तैयार किया और आखिरकार 10 अगस्त 1979 का दिन आया। पूरा देश टीवी और रेडियो पर टकटकी लगाए बैठा था। रॉकेट ने उड़ान भरी, सबने ताली बजाई, लेकिन कुछ ही मिनट में रॉकेट समुद्र में जाकर गिर गया। पूरा मिशन फेल हो चुका था। उस नाकामी के बाद मीडिया ने काफ़ी सवाल उठाए, लेकिन अब्दुल कलाम शांत रहे। उन्होंने अपनी टीम से सिर्फ इतना कहा, हम असफल हुए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार गए हैं। साइंस में फेलियर ही सक्सेस का पहला स्टेप होता है। और जब अगली बार 1980 में वही रॉकेट SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया, पूरा देश खुशी से झूम उठा। यही था वो पल जिसने भारत को अंतरिक्ष शक्ति बनाने की शुरुआत की। SLV की नाकामी ने कलाम को सिखाया कि जिंदगी में चाहे कितनी भी हार क्यों न मिले, उसे सीख में बदलना चाहिए। वो अक्सर कहा करते थे, फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जिन्हें हम फेलियर मानते हैं वही तो हमें मजबूत बनाते हैं। अगर SLV फेल न होता तो शायद भारत इतने मजबूत कदम से आगे न बढ़ पाता। SLV की सफलता के बाद कलाम PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट से भी जुड़े। इन प्रोजेक्ट्स ने भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में नई पहचान दिलाई। अब न भारत सिर्फ अपने सैटेलाइट लॉन्च कर सकता था, बल्कि दूसरे देशों की सैटेलाइट भी लॉन्च करने लगा, यानी एक स्पेस सर्विस प्रोवाइडर बन गया। 1982 में कलाम DRDO लौटे और वहां उन्हें एक नया मिशन सौंपा गया, भारत का अपना मिसाइल प्रोग्राम।
उस समय भारत के पास विदेशी दबाव और तकनीकी प्रतिबंधों के कारण आधुनिक हथियार नहीं थे। कलाम ने ठान लिया अब भारत किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। उन्होंने IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम से भारत ने एक के बाद एक मिसाइल बनाई। पृथ्वी, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। त्रिशूल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। आकाश, मध्यम दूरी की मिसाइल। नाग, एंटी टैंक मिसाइल। और सबसे चर्चित मिसाइल थी अग्नि मिसाइल। ये सब मिसाइलें उस दौर में भारत की आत्मनिर्भरता और ताकत का प्रतीक बन गई। 1998 का साल भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इस साल अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद बहुत कम लोग कर रहे थे। पोखरण परमाणु परीक्षण, ऑपरेशन शक्ति। राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान की तपती रेत के नीचे भारत का सबसे बड़ा रहस्य छुपा था। कलाम, राजगोपालाचिदंबरम और कुछ चुनिंदा वैज्ञानिकों की टीम गुप्त मिशन पर काम कर रही थी। 11 मई 1998 को धरती हिली, रेत उड़ी और भारत ने सफलतापूर्वक 3 परमाणु परीक्षण किए। उसके 2 दिन बाद और 2 परीक्षण हुए। दुनिया दंग रह गई थी। अमेरिका की सैटेलाइट इतनी आधुनिक थी कि वे भारत की हर गतिविधि पर नजर रखती थी, लेकिन भारत ने इतनी चुपचाप और रणनीति के साथ यह परीक्षण किए कि कोई भी देश पहले से पकड़ नहीं पाया। भारत ने दुनिया को संदेश दिया, हम शांति चाहते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा भी हमारी अपनी ताकत पर निर्भर करेगी। इस घटना के बाद कलाम को भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाने लगा। 2002 में अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति चुना गया और यही वो पल था जब रामेश्वरम के छोटे से गांव का एक साधारण लड़का भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचा। लेकिन कलाम अलग तरह के राष्ट्रपति थे। वो राजनीति से दूर लेकिन लोगों के दिलों के बहुत करीब थे। राष्ट्रपति भवन, जो पहले केवल नेताओं और मेहमानों के लिए जाना जाता था, वो बच्चों और छात्रों के लिए खुल गया। कलाम बच्चों से कहते, सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने न दें। उनके शब्द लाखों युवाओं के दिलों में आग की तरह उतरते थे। लेकिन वो खुद कहते थे, मैं राष्ट्रपति से पहले एक शिक्षक हूँ और शिक्षक के रूप में ही मरना चाहता हूँ। उन्होंने कभी अपनी सैलरी अपने पास नहीं रखी, सब दान कर दी। उनका जीवन इतना सादा था कि राष्ट्रपति भवन छोड़ने के बाद वो फिर से एक साधारण घर में लौट आए। उनका मानना था कि भारत में गरीबी मिटाने, शिक्षा सुधारने, तकनीक और विज्ञान में आगे बढ़ने की जबरदस्त क्षमता है, लेकिन इसके लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। वो कहते थे, युवा शक्ति ही भारत का भविष्य है। अगर युवाओं ने ठान लिया तो कोई ताकत भारत को विकसित होने से नहीं रोक सकती। अगर आप अपने देश को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना होगा। और साल 27 जुलाई 2015 IIM शिलांग मेघालय में लेक्चर देते देते वो मंच पर गिर पड़े। जिंदगी की आखिरी सांस भी उन्होंने पढ़ाते हुए ली। सच में वो एक राष्ट्रपति से ज़्यादा एक टीचर ऑफ नेशन थे। दोस्तों, कलाम साहब ने हमें सिर्फ मिसाइल और विज्ञान नहीं दिए, उन्होंने हमें जीने का तरीका दिया। उन्होंने सिखाया कि सपना वो नहीं होता जो सोते वक्त देखा जाए, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए, ताकि हर बच्चा, हर युवा कलाम साहब के सपनों को पूरा करने में अपना योगदान दे सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।